ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए हैं। 24 घंटे में इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, तो उसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजरायल पर हमला किया। इजरायल ने 24 घंटे में दूसरी बार ईरान में एयर स्ट्राइक की है। राजधानी तेहरान में कई स्थानों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायली विमानों ने इस्फहान और फोर्डो इलाके में कई जगहों पर ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर यह हमला किया है। और इसके पहले शुक्रवार की बात करें तो 200 ड्रोन और फाइटर जेट्स के जरिए इजरायल ने ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया था। इसमें 104 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया और 376 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और टॉप कमांडर्स भी, जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो शामिल हैं। 20 सैन्य अफसर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। भारी नुकसान यहां पर पहुंच रहा है। इजरायल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का भी बड़ा दावा किया है। वहीं इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने पलटवार भी किया और 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने तेल अवीव में बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें उसने एक परमाणु रिसर्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। आपको बता दें कि इसके पहले शुक्रवार दोपहर को भी ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन दागे थे। हालांकि जो इजरायली सेना है IDF ने यह दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, सभी को मार गिराने का काम किया था। लेकिन वहां से जो खबरें सामने अब आ रही हैं उसके अनुसार इजरायल के कई शहरों में तबाही नजर आई और अब तक मिली जानकारी के अनुसार इजरायल में कम से कम 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद ये लोग घायल हो गए। इजरायल ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। एयर डिफेंस सिस्टम के तहत इनको इंटरसेप्ट किया गया और सभी को मार गिराने का दावा किया गया है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई, शहर में कुछ तबाही की तस्वीरें भी दिख रही हैं। ऐसे में 63 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान पर दागी। ईरान की तरफ से तेल अवीव में बड़े हमले का दावा किया गया, तो वहीं इजरायल भी ईरान पर बड़े हमले का दावा कर रहा है। तो इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद फिर से दुनिया पर एक बार फिर जो युद्ध का संकट है वो गहराता जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर इजरायल ने जो अटैक किया उससे बड़ी तबाही मची दिख रही है। इजरायल ने आखिरकार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया। इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन की मदद से ईरान की राजधानी तेहरान में भी बम की बारिश की। इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायल की ओर से दावा किया गया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। זה בעצם הנחיה, דירקטיבה, שאני נתתי לצמרת הביטחונית לפני למעלה מחצי שנה בנובמבר 24. אני מחזיק אותה כאן. הנחיה בעצם לחיסול תוכנית הגרעין האיראנית. इजरायल की ओर से यह भी दावा किया गया कि ईरान पर बोले गए शुरुआती हमले में उसे बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर साइट नतांज को हमले से तबाह कर दिया गया है। ईरान के रडार इंस्टॉलेशन पर बमबारी की गई है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पैड बर्बाद कर दिए गए। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बकेरी को मार गिराया गया। रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैनी को भी मार गिराया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ जनरल अमीर अली हाजीज देह भी मारे गए। इजरायल के हमले में 104 लोगों की मौत हुई है, जबकि 276 लोग हमले में घायल हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इजरायल ने पूरे दमखम के साथ ईरान पर हमला बोला है। इजरायल ने हमला किया तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने पहले ही इजरायल को कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी थी। इसके बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने बड़ा अटैक किया। इंशाअल्लाह با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान किया, जिसके बाद ईरान की ओर से भी इजरायल पर बड़ा हमला बोला गया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान की ओर से कई मिसाइल दागी गयी। मध्य इजरायल का इलाका ईरान के हमलों से दहल उठा। इजरायल पर ईरान की ओर से 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें तेल अवीव समेत कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी और इजरायल के कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता दिखा। यानी साफ है कि ईरान और इजरायल के बीच की ये जंग और भीषण रूप लेने वाली है, जिसका इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहले ही दे दिया था। ضربه‌های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد.
तो ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है, जिससे मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया की टेंशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल को लेकर अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया है। של אמריקה אני משאיר לאמריקה. אנחנו התקנו אותם מראש, הם ידעו על התקיפה. מה הם יעשו עכשיו? אני משאיר את זה לנשיא טראמפ, הוא מקבל את ההחלטות שלו באופן עצמאי. इजराइल ने ईरान पर हमले को लेकर यह बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी, जिसे लेकर अमेरिका ने भी बयान जारी किया और इजराइल के हमले को सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम करार दिया। As President Trump has repeatedly said, this dangerous regime cannot be allowed to have nuclear weapons. Israel advised us this action was necessary for its self-defense. Every sovereign nation has the right to defend itself, and Israel is no exception. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने बड़ा दावा किया। इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का ईरान ने दावा किया है। तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। तेल अवीव के दक्षिण में मौजूद है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिस पर हमले का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि जो नतीजे हैं वो अब भुगतने होंगे इजराइल को। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिर ईरान ने भी दावा किया है एक बड़ा, इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इजराइल के तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। इजराइल लगातार यह दावा करता रहा कि ईरान में परमाणु संपन्न शक्ति बनने की वजह से उसके अस्तित्व पर संकट आ सकता है। ऐसे में वो अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा बता रहा है, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के फौरन बाद ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और साफ किया था कि जब तक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह नहीं करता, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वहीं इजराइल ने शुक्रवार को सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला बोला, जिससे साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने तय हो चुके हैं। इजराइल ने हमले में ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारने का दावा किया है। डॉक्टर फरदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी फिक्र जताई थी, जिन्होंने कहा था, जब तक मुझे लगता है समझौते की कोई संभावना है, मैं नहीं चाहता कि इजराइल ईरान के भीतर दाखिल हो, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ करने से सब कुछ चौपट हो जाएगा। एबीपी न्यूज से इजराइल के भारत में राजदूत रूविन अंजार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ठोस खुफिया जानकारी मिलने के बाद किया गया। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव से दुनिया की टेंशन में इजाफा हो गया है, जिसे लेकर इजराइल के राजदूत रूविन अजार से एबीपी न्यूज के नेशनल ब्यूरो हेड आशीष सिंह ने खास बातचीत की, जिसमें अजार ने बताया कि इजराइल ने ठोस खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही ईरान पर हमला करने का फैसला किया था। World knows and the IAEA confirmed that Iranians have been accumulating fissile material for 9 months, and the intelligence we have gathered regarding this clandestine group that was trying to create a nuclear weapon to weaponize the fissile material is information that is known not only to Israel but also to the United States and to others. रूविन अजार ने साफ किया है कि ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींचता है। And of course, in the future, if Iran changes approach, there is a prospect for peace in the region and cooperation that we can all enjoy. So we can prevent escalation, but we will continue acting if Iran retaliates. And as you probably know, there is already a barrage of drones on the way to Israel. और आइए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। अहमदाबाद में जिस विमान में हादसा हुआ वो बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। इस हादसे के बाद से बोइंग कंपनी का ये मशहूर विमान आलोचकों का अब निशाने पर है और अब डीजीसीए ने बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच का भी आदेश दे दिया है। बोइंग 787 पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन इस बार हादसा इतना बड़ा है कि एक्शन लेते हुए डीजीसीए ने
बोइंग के 787/8 बेड़े के सभी फ्लाइट्स की सेफ्टी चेक करने का आदेश दिया है। यह अतिरिक्त जांच 15 जून से शुरू होगी। इस जांच में सुरक्षा के हर मानक के साथ साथ टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। साथ ही आदेश में कहा गया है कि विमान के पावर सिस्टम से लेकर फ्यूल और टेक ऑफ की सभी सेफ्टी चेक की रिपोर्ट समीक्षा के लिए DGCA को सौंपी जाएगी। बता दें कि 2009 में लॉन्च होने के बाद से ही बोइंग 787 पर सवाल उठते रहे। इन्हीं सवालों की वजह से कई बार बोइंग 787 को उड़ने की इजाजत तक नहीं मिली। वहीं इस मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो इस मामले की जांच कर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी, हादसे से बचने के लिए दिशा निर्देश और सुझाव देगी। कमेटी में एविएशन एक्सपर्ट से लेकर कानूनी जानकारों को भी शामिल किया गया है। हाल के वर्षों में ड्रीमलाइनर 787-8 से जुड़ी तकनीकी खराबी जैसे हाइड्रोलिक लीक, फ्लैप संबंधी समस्याएं और आपातकालीन लैंडिंग की कई रिपोर्ट्स भी दर्ज की गई। अहमदाबाद के हादसे से पहले भी बोइंग विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन बोइंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पिछले साल अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 7379 मैक्स फ्लाइट का इमरजेंसी डोर हवा में ही खुल गया। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16.32 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया, जिसके बाद विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि यात्रियों की जान बच गई, लेकिन इस मामले को लेकर तत्कालीन बोइंग के CEO डेविड कैलहोन को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें बोइंग की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल हुए। I don't think the problem's with the employees. Oh, it's Actually, not. It is yeah, not. I think the agree. problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. तो बोइंग विमान 787-8 ड्रीमलाइनर पर पिछले साल बोइंग के ही एक इंजीनियर ने सुरक्षा में समझौते को लेकर सवाल खड़े किए थे और कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन सवाल उठाने वाले के खिलाफ ही कंपनी ने एक्शन ले लिया। बोइंग इंजीनियर सैम सालेहपोर ने करीब 2 दशकों तक बोइंग में काम किया। इस दौरान वो बोइंग की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखे। सैम सालेहपोर ने आरोप लगाया कि बोइंग अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट के निर्माण में शॉर्टकट अपनाती है। मुख्य हिस्से को जोड़ने में उचित तरीका नहीं अपनाया जाता। बोइंग विमान के हिस्से अलग से बनाती है, फिर इन्हें जोड़ती है। इस कारण इसमें कई गैप आ जाते हैं, जो इसकी उम्र तो घटाते ही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा भी उत्पन्न करते हैं। इससे कुछ हजार उड़ानों के बाद ये विमान बीच से टूट सकता है। सैम सालेहपोर ने ये भी चेताया कि जैसे जैसे विमान पुराने होते जाएंगे, जोखिम बढ़ता जाएगा। तब बोइंग ने कहा था कि ड्रीमलाइनर की सुरक्षा के व्यापक परीक्षण में सुनिश्चित किया गया है कि उड़ान की तत्काल सुरक्षा जैसा कोई मुद्दा नहीं है। बाद में बोइंग इंजीनियर की आशंका के बाद अप्रैल 2024 में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने कहा था कि इन दावों की जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठाना सैम सालेहपोर को भारी पड़ गया। कंपनी ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया था। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जब एयर इंडिया का प्लेन टकराया तो उसका मंजर बहुत ज्यादा खौफनाक था। पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया था। जिस वक्त विमान हॉस्टल पर गिरा, उस वक्त मेडिकल कॉलेज के छात्र मेस में खाना खा रहे थे। वहीं उन्होंने इसकी जो कहानी बयां की, वो दिल दहला देने वाली है। आज कल यहाँ पर क्या हो रहा था, आप लोगों को किस तरीके से पता लगा कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ? हम जब आए तब हमने खाली ये धुआं ही देखा था, और जब देखा कि इधर पूरा मतलब मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तब जब जी एम्बुलेंस निकली तब हम उनके साथ ही बैठ गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी। विमान के टकराते ही चारों ओर धुएं के साथ आग ही आग थी। इसी भयावह माहौल के बीच डॉक्टर तरुण ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें उनके एक पैर में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद डॉक्टर तरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। डॉक्टर तरुण ने बताया कि इस हादसे में उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के कमरे में बड़ी तबाही मची। घर नहीं जा रहे हैं हम, बस जहाँ पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हमें सामान निकालने की पॉसिबिलिटी जब मिली तो हमारे पास कुछ था नहीं, एसेंशियल्स भी नहीं थे, दैट्स व्हाई हमने कुछ सामान निकाल लिया। हमारा सामान इतना नहीं चला है, दूसरी साइड का ज्यादा चला है।
अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के हितल शाह की मां और पिता इंद्रवर्धन जोशी और ज्योति जोशी की भी मौत हो गई। ये परिवार अपनी बड़ी बेटी पूनम से मिलने के लिए लंदन जा रहा था, लेकिन चंद सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। हादसे ने कुछ ही देर में सब कुछ तबाह कर दिया, जिसके बाद हेतल शाह ने अपने माता पिता के शवों की डीएनए टेस्ट की पहचान के लिए सैंपल दिया। उस वक्त हेतल की आंखें नम थी। रोती हुई हेतल से डॉक्टरों ने डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके मदर फादर थे, वो बड़ौदा में रहते थे। जो घटना बनी है उसने तो पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। अहमदाबाद विमान हादसे में यात्रियों के शव पूरी तरह से जल गए हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में पहचान के लिए डीएनए टेस्ट ही एक जरिया है। जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सब पहचानना बहुत मुश्किल है, तो डीएनए के माध्यम से हमको थोड़ी आस है, जिसके साथ जो भी हादसा हुआ है तो उनके घर का जो भी सदस्य है उनके पास एक्चुअली एक्यूरेटली मिल सकता है। लंदन में उसकी बड़ी बहन थी पूनम शाह करके, उन्हीं को मिलने जा रहे थे। प्लेन हादसे का शिकार होने के बाद धमाके के साथ फट गया था। ऐसे में जो भी लोग इसकी चपेट में आए वो बुरी तरह से जल गए। यही वजह है कि शवों की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये विमान हादसा इतना दर्दनाक था कि लोगों के शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिनकी पहचान करना चुनौती बन गया है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, उनके परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। ये प्रहलाद भाई हैं, जो अपनी पत्नी सरला बेन और 2 साल की बच्ची को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। प्रहलाद भाई की पत्नी उसी हॉस्टल के मेस में खाना बनाती थी जिससे एयर इंडिया का विमान टकराया था। घर में सब लोग बहुत परेशान होंगे। बहुत नहीं सोया, आपकी तो आंखें भी नम हो रही, बच्ची को याद करके। डीएनए सैंपल के लिए खून दिया है क्या? दिया है, सब छोकरा ने दिया है। नहीं, कल से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। उधर प्रहलाद भाई का बेटा भी अपनी मां और बहन को ढूंढ रहा है। कोई सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। हम आगे से परमिशन ले गए, अगर वहाँ पे हो सकते हैं बेबान की भी अवस्था में पड़े हुए, खाली इतना हमें को बताना है। इस हादसे ने लोगों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया है, जहाँ पर दर्द और चीत्कार के बीच कुछ लोग अपनों की तलाश कर रहे, इस उम्मीद में कि शायद चमत्कार होगा और वो अपनों से मिल पाएंगे। ऐसे में वक्त बीतने के साथ साथ लोगों के दिलों में खौफ भी बैठता दिख रहा है। विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। दरअसल शव इतने विभस्त हालत में हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। इस हादसे के बाद डीएनए जांच ही शवों की पहचान का एकमात्र रास्ता है। वहीं प्रशासन ने साफ कह दिया है कि बिना डीएनए जांच के किसी को भी बॉडी नहीं दी जाएगी। वहीं सैंपल लेने के लिए अहमदाबाद में डीएनए कैंप बनाया गया है, जिसे कसौटी भवन नाम दिया गया है। यहाँ हादसे के बाद से करीब 50 से ज्यादा परिजन डीएनए सैंपल देने पहुँचे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, जो डीएनए सैंपल देने आ रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग और वो परिजन भी यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। डीएनए सैंपल ले रही टीम के एक शख्स ने बताया कि रिपोर्ट आने में 72 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। यहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी जब वो डीएनए टेस्टिंग का प्रक्रिया चल रही है, वो 72 आवर्स के बाद 72 आवर्स के बाद डीएनए रिपोर्ट आएगा। 72 आवर्स लग जाता है फिर बॉडी मिलेगी। अब तक जो है रात से लेकर के अब तक कितने लोग परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं? अभी समथिंग 50 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। अभी वो इंटरनेशनल है, वो भी रास्ते में यूके यूएस से सब। हादसे में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी हालत में हैं कि देखकर उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने में भी वक्त लगेगा और तब तक परिजनों को इंतजार करना पड़ेगा। कितनी ऐसी बॉडीज हैं जिनके लिए डीएनए सैंपलिंग जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं? जरूरी है, इसके लिए जरूरी है। डीएनए के बिना वो बॉडी मिलेगी नहीं। सब कैसा है? हादसे में 265 लोगों की मौत हुई। सबकी पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग जरूरी है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा, क्योंकि पहले सैंपलिंग होगी और 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विश्वास कुमार रमेश की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन में 242 लोग सवार थे, लेकिन विश्वास कुमार रमेश इकलौते ऐसे यात्री हैं जो इस भयंकर हादसे में बाल बाल बच गए। चंद खरोचों को छोड़ दें तो उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। हादसे में इकलौते जिंदा बचे शख्स विश्वास कुमार कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा
कि आखिर वो इतने भीषण हादसे में जीवित कैसे बच गए। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे। अस्पताल में भर्ती विश्वास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने इस भयावह हादसे के बारे में विस्तार से बताया। तो गुरुवार को हुए हादसे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट की हो रही है जिस 11A नंबर की सीट पर विश्वास कुमार रमेश बैठे हुए थे। लोग इस सीट को अब सबसे सुरक्षित और चमत्कारी सीट भी बता रहे हैं। खुद विश्वास कुमार भी मानते हैं कि अगर उन्हें 11A नंबर की सीट नहीं मिली होती तो शायद वो भी नहीं बचते, क्योंकि इस सीट के बगल में प्लेन का दरवाजा था जो हादसे के वक्त टूट गया और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। ये जब फ्लाइट क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, उधर ही क्रैश हुआ था। पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब। विश्वास कुमार ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि प्लेन उड़ते उड़ते अचानक बंद हो गया और फिर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई। तो गुरुवार को हुए अहमदाबाद में विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश 265 लोगों की मौत के बाद गम में है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया और घायलों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे मेघानी नगर पहुंचे, जहां गुरुवार को प्लेन क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने जाना कि जब यहां विमान क्रैश होकर गिरा था तब यहां हालात कैसे थे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंग्स में विमान गिरने के बाद आग लग गई थी, उन बिल्डिंग्स को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। हादसे वाली जगह पर करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। इसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने इस दौरान उन सभी मरीजों से बात की जो हादसे के वक्त मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में मौजूद थे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेन हादसे में इकलौते जिंदा बचे यात्री रमेश कुमार विश्वास का भी हालचाल जाना और उनसे हादसे की जानकारी ली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में सवार थे जो टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश हो गई। रूपाणी के निधन के बाद नंबर 1206 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुद विजय रूपाणी 1206 को अपना लकी नंबर मानते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही 1206 उनके लिए अनलकी साबित हुआ, क्योंकि जब हादसा हुआ तो तारीख थी 12 जून यानी 1206। विजय रूपाणी और 1206 नंबर की चर्चा इसलिए भी जोर शोर से हो रही है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है क्योंकि उन्होंने लंदन जाने के लिए 5 जून और 10 जून की टिकट कैंसिल करवा दी थी और आखिरकार 12 जून यानी 1206 की फ्लाइट पकड़ी थी। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार विजय रूपाणी पंजाब के चुनाव प्रभारी भी थे। उनके करीबियों के मुताबिक लुधियाना में उपचुनाव की वजह से उनका लंदन दौरा लेट हो गया। चुनावी सरगर्मियों की वजह से उन्हें 5 और 10 जून वाली फ्लाइट कैंसिल करवानी पड़ी। अंक ज्योतिष में रुझान रखने वाले विजय रूपाणी के लिए 1206 काफी लकी था। उनको 1206 नंबर से इतना लगाव था कि स्कूटर से लेकर कार तक उनकी सभी गाड़ियों का नंबर यही होता था। उनकी कार का नंबर था GJHK 03-1206, जबकि उनके स्कूटर का नंबर था GJDE 03-1206। जिस समय विमान हादसा हुआ उस समय चाय की दुकान चला रही सीता पट्टी नाम की एक महिला का बच्चा भी
हादसे की चपेट में आ गया। 15 साल का एक बच्चा दुकान पर अपनी मां को खाना देने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान प्लेन में हुए विस्फोट के बाद उठी आग की लपटों ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद अपनी मां को खाना देने गया बच्चा बुरी तरह जलने लगा। बेटे को अपनी आंखों के सामने जलता देख मां अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ते भागते लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन जब कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके बेटे को बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मां खुद आग के भवंडर से लड़ गई और आग के उठते गुब्बार के बीच अपने बेटे को बचाने लगी। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में सीता पटनी खुद 50% तक जल गई, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकी और 15 साल के आकाश ने दम तोड़ दिया। मां की ममता को दिखाता वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मां अपने बच्चे को बचाने के लिए बदहवास होकर आग के बीच दौड़ती दिख रही है। तो इस हादसे में न सिर्फ विमान में सवार लोग मारे गए, बल्कि जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ वहां पर भी भयंकर तबाही हुई। अहमदाबाद की ललिताबेन की बेटी और उनकी सास भी हादसे का शिकार हो गए। मां बोलती है, कुछ नहीं बोलती अभी। ललिताबेन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनकी सास उसी मेस में खाना बनाती थी जहां पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, और जब हादसा हुआ तब वो वहीं मौजूद थी। उनके साथ ललिताबेन की 2 साल की बेटी भी थी। दोनों ही हादसे का शिकार हो गए। सब माँ से निकल गई, मेरी बच्ची माँ से मेरी सास नहीं निकल पाई। हादसे के बाद जब ललिताबेन को अपनी सास और बेटी का कुछ पता नहीं चला तो आज वो डीएनए सेंटर पहुंचे ताकि डीएनए के जरिए उनकी सास और बेटी का शव तलाशा जा सके। अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन इस विमान हादसे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली। इनमें नागपुर की यशरा कामदार भी हैं, जो अपने बेटे और सास के साथ लंदन जा रही थी। जब से एयर इंडिया के AI-171 विमान के क्रैश होने की खबर आई है, कामदार फैमिली के घर पर मातम पसरा है, जिससे ये भी नहीं मालूम कि उनकी बेटी यशा कामदार जिंदा भी है या नहीं। जैसे ही इनको सूचना मिली कामदार परिवार को, तो यहाँ से वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। यशा के साथ विमान में उनके बेटे रुद्र और सास रक्षा भी थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि इन तीनों का क्या हुआ। उधर परिवार अनहोनी तमाम आशंकाओं को लेकर चिंतित है, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि विमान क्रैश हो गया, अपनी बेटी की तलाश में कामदार फैमिली नागपुर से अहमदाबाद रवाना हो गई। 24 घंटे बाद भी पता नहीं चला कि आखिर तीनों का क्या हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे में महाराष्ट्र के बदलापुर निवासी दीपक पाठक की भी जान चली गई। दीपक विमान के क्रू मेंबर थे। विमान हादसे से पहले दीपक ने घर पर फोन किया था और मां को फ्लाइट से लंदन जाने की बात बताई थी। मां को क्या मालूम था कि वो आखिरी बार अपने बेटे से बात कर रही हैं। आंखों में आंसू लिए इस पिता का कलेजा दर्द से फटा जा रहा है। ये दीपक पाठक के पिता हैं, जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे और हादसे का शिकार हुई फ्लाइट में मौजूद थे। जैसे ही लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश होने की इन्हें जानकारी मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। बुजुर्ग पिता फूट फूट कर रोने लगे। जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार रोता बिलखता दिखा। दीपक ने लंदन रवाना होने से पहले अपनी मां से फोन पर बात की थी। दीपक के घर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग परिवार को ढाढ़स बंधाते दिखे। फोन किया था कि मैं ये फ्लाइट से जा रहा हूँ, अहमदाबाद से जो फ्लाइट है वो यूएस लंदन पे वो जा रहा है। उसने बताया था, मम्मी के साथ बात किया उसने। फिर मम्मी ने देखा तो बोली ये तो दीपक तो यही फ्लाइट पे गया है, तो इसके लिए वो सबको फिर बुलाया इसको। दीपक पाठक की उम्र 35 साल थी। वो पिछले 11 साल से एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे। बुजुर्ग पिता निमोनिया और हार्ट की गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर शिफ्ट हुए थे। अहमदाबाद विमान हादसे में क्रू मेंबर सायनिता चक्रवर्ती भी नहीं बची। वो मुंबई के जुहू में रहती थी, जिनके कंधों पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। सायनिता की कमाई से ही पूरा घर चलता था, लेकिन अब घर चलाने वाली सायनिता कभी नहीं लौटेंगी। मां सदमे में है। नजरें दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही है कि बेटी आएगी और गले लग जाएगी। छोटे से घर से ऊंची उड़ान लेने वाली सायनिता अब इस दुनिया में नहीं रही।
संकरी गली से लंदन जाने वाली फ्लाइट में क्रू मेंबर बनने तक का सफर साई नीता ने कड़ी मेहनत और बुलंद इरादों से हासिल किया था। एयर इंडिया की क्रू मेंबर साई नीता चक्रवर्ती की मौत की खबर से पूरे कोलीवाड़ा इलाके में सन्नाटा पसरा है। ये अंकल को 2 लड़के लोग थे। साई नीता जो था उन लोग का लड़का था, बेटा था, जो उन लोग का केयर करती थी। वो एकदम बैकबोन थी, वो एक्चुअली पूरा फैमिली को दिखती थी। बहुत अच्छी थी, परसों रात को मिली मुझे। अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी। अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। साई नीता जिस मकान में रहती है उसके ऊपर से ही मुंबई की सभी फ्लाइट्स गुजरती है। आसमान देख शुरू हुए साई नीता के सपने आसमान में ही खत्म हो गए। लंदन जाने वाला प्लेन सिर्फ क्रैश नहीं हुआ बल्कि साथ में क्रैश हो गई सैकड़ों परिवारों की खुशियां। किसी का बेटा चला गया, किसी की बहू इस दुनिया में नहीं रही तो किसी की मां की जान चली गई। विमान में सीनियर कैबिन क्रू के तौर पर अर्पणा महादिक भी शामिल थी, जो खुशी खुशी लंदन के लिए रवाना हुई थी। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसने कई घरों की खुशियों को मातम में बदल दिया। अपर्णा महादिक भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में शामिल है, जो एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी। उन 12 क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर अपर्णा महाडिक इसी सोसाइटी में रहती हैं। ये गोरेगांव की सोसाइटी है और इस सोसाइटी में अपने पति के साथ उनकी फैमिली यहाँ रहती थी। अपर्णा एनसीपी के नेता और सांसद सुनील तटकरे की रिश्तेदार थी। दरअसल अपर्णा सुनील तटकरे के भतीजे अमोल तटकरे की पत्नी थी। अमोल भी एयर इंडिया में पायलट है। इस दुखद हादसे में अपर्णा की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो पड़ोसी भी सन्न है। दादा, कल उनका फोटो देखने के बाद इट वाज अ शॉकिंग वेव इन द सोसाइटी और सबको ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार का, अपने घर का कोई इसमें जो है जिसकी डेथ हो गई है। अपर्णा सीनियर क्रू मेंबर थी और उन्हें सैकड़ों उड़ान का अनुभव था। मुंबई के करीब पनवेल की मैथिली पाटिल की भी अहमदाबाद विमान हादसे में जान चली गई। मैथिली विमान में एयर होस्टेस की जिम्मेदारी संभाल रही थी। बेहद साधारण परिवार में जन्मी मैथिली ने अपनी मेहनत के बूते एयर होस्टेस बनने तक का सफर तय किया था। सिर्फ 2 साल ही हुए थे जब मैथिली ने एविएशन की पढ़ाई पूरी कर एयर इंडिया में एयर होस्टेस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी ज्वाइन की थी। बेटी के यूं चले जाने से परिवार समेत पूरा नहावा गांव सदमे में है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घर पर मिलने वालों की भीड़ लगी है, लेकिन इस दर्द का कोई अंत नहीं। मैथिली की मां और भाई अहमदाबाद में डीएनए टेस्ट करवाने गए हैं। घर पर मौजूद पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। मैथिली के घर वालों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। मैथिली अपने पीछे माता पिता और बहन भाई को छोड़ गई है। अहमदाबाद विमान हादसा। उदयपुर में मार्बल के बड़े व्यापारी संजीव मोदी उनके परिवार पर भी पहाड़ बनकर टूटा। दोपहर 1:25 पर संजीव मोदी के बेटे शुभ और बेटी शगुन के परिजनों से बातचीत हुई और फिर 10 से 12 मिनट के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। एक परिवार ने एक झटके में एक साथ अपने बेटे और बेटी को खो दिया। अब परिवार ये कह रहा है कि काश बच्चे जाम में ही फंसे रहते। राजस्थान के उदयपुर के बड़े मार्बल कारोबारी संजीव मोदी के घर सन्नाटा पसरा है। पड़ोसी से लेकर नाते रिश्तेदार घर पहुंच रहे हैं। गली से लेकर पूरे शहर की आंखों में आंसू है। संजीव मोदी के जिगर के टुकड़े हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए हैं। शुभ और शगुन लंदन घूमने जा रहे थे। लंदन में ही पढ़ाई करने वाले भाई बहन अब पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। उनके दोस्तों ने लंदन में घूमने का प्लान बनाया और इसीलिए भाई बहन ने लंदन का टिकट कटा लिया। एक दिन पहले ही शुभ और शगुन लंदन की फ्लाइट पकड़ने अहमदाबाद अपने दादा के घर पहुंच गए। फ्लाइट के उड़ने से ठीक पहले माता पिता को अलविदा कहा और कुछ देर बाद जिंदगी से भी अलविदा कह दिया। इनके फादर का बिजनेस है। उनके ये एक बेटा और एक बेटी थी, जो दोनों इस हादसे में खत्म हो गए। भाई बहन को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचाने वाले ड्राइवर के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, लेकिन अहमदाबाद को जानने वाली शगुन ने गलियों के रास्ते समय पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। काश वो रास्ते भी जाम होते तो फ्लाइट छूट जाती और जिंदगी की डोर भी नहीं टूटती। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में राजस्थान के बांसवाड़ा का डॉक्टर प्रतीक का परिवार भी खुशी खुशी सवार हुआ था। पूरे परिवार ने चंद मिनट पहले ही प्लेन के अंदर से एक सेल्फी भी साझा की थी। खुशी से चमकते उन चेहरों वाली सेल्फी बाकायदा परिवार में सर्कुलेट हुई थी।
कहाँ किसी को पता था कि ये प्रतीक जोशी की परिवार संग आखिरी सेल्फी है। प्लेन में उनकी पत्नी कामिनी, बेटी मिराया और 2 जुड़वा बेटे थे। बांसवाड़ा में घर पर छुट्टी मनाने आया परिवार नए सपने और नए प्लान के साथ लंदन वापस लौटा था, लेकिन सफर अधूरा ही रह गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद बांसवाड़ा में प्रतीक के घर पर आम लोगों से लेकर प्रशासन का तांता लग गया। 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है और हर प्रकार की मदद के लिए हम इनके साथ हैं। किसने सोचा था जिन्हें खुशी खुशी विदा करके भेजा है वो अंतिम विदाई थी, जिसके बाद कोई वापसी नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर मौसम की करवट लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। तेज आंधी में 2 मंजिला टीन शेड की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान मालिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तबाही का ये मंजर बता रहा है कि आंधी अपने साथ आफत का कैसा सैलाब लेकर आई थी, जिसके चपेट में आकर ग्वालियर के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बहोड़ापुर इलाके के शंकरपुर का है, जहां पर तेज आंधी की जद में आने के बाद 2 मंजिला मकान की दीवार ढह गई और इससे अफरा तफरी मच गई। दरअसल आंधी और पानी से बचने के लिए कुछ लोग इस मकान के नीचे खड़े हो गए थे, जिसकी दीवार आंधी बारिश का प्रकोप झेल नहीं पाई और ढह गई, जिसकी जद में नीचे खड़े 4 लोग आ गए। मकान मालिक समेत 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों सारे मतलब एक मकान मालिक को छोड़ के चारों एक ही परिवार के हैं। तीनों भाई हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चौथा घायल है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसने फौरन ही घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। साथ ही दीवार के मलबे को हटाने का काम भी शुरू किया गया, जिसकी तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। और मानसून की दस्तक से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हालात अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की हैं, जहां बीती शाम हुई तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब दिखे। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां इसके बीच से गुजरती दिखी। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि बारिश के बाद कैसे सड़क पानी में गुम हो गई है और इसके बीच से गाड़ियां गुजरती दिख रही हैं। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी यहां ब्रेक लगा दिखा। पुणे में भी बीती शाम से भारी बारिश से हालात खराब दिखे। पुणे शहर के पास मौजूद पहाड़ों पर बारिश शुरू हुई, जिससे देखते ही देखते आसपास से गुजरने वाली सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। सड़क पर पानी पूरी रफ्तार से बहता दिखा और गाड़ियां इसके बीच से गुजरती दिखाई दी। वहीं रात होते होते पुणे शहर में भी कई जगहों पर जलभराव के हालात बन गए। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी के बीच गुम हो गई और शहर की ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बीती शाम मुंबई में भी तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मरीन ड्राइव पर पहुंचे, जहां लोग बारिश के बीच मस्ती करते और घूमते टहलते दिखे। रात में भी बारिश जारी रही, जिससे मुंबई के ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ी दिखाई दी। मौसम की करवट का असर देश के कई इलाकों में दिखा, जहां बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत तो मिली और लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां पर बीती शाम हुई तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आए। गर्मी बढ़ने की वजह से यहां आए पर्यटक मायूस दिख रहे थे, लेकिन बारिश होने के साथ ही पारा नीचे आया तो पर्यटक भी हाथों में छाता लेकर मनाली की सड़कों पर घूमते फिरते दिखे। काफी धूप थी मॉर्निंग में, तो लग रहा था यार क्या वर्थ नहीं है यहाँ पे आना, बट यार सडनली मौसम चेंज हो गया और मुझे लगा यार कितना अच्छा लग रहा है मनाली में आके। तमिलनाडु के नागापट्टनम में भी झमाझम बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पूरा शहर ही बारिश के पानी में सराबोर दिखा। तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखी। नागापट्टनम में बीते दिनों गर्मी से लोग परेशान थे, जिन्हें बारिश की वजह से काफी राहत मिली। वहीं राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम की करवट लोगों के लिए राहत लेकर आई, जहां पर तेज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली, जो भीषण गर्मी से परेशान हो रहे थे। बारिश की वजह से धौलपुर में भी तापमान नीचे गिर गया और सड़कें भी पानी पानी दिखाई दी।